बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस टाइम आपका पढ़ने को दिल कर रहा है या आपका स्टडी करने को दिल कर रहा है तो तभी आपने इस लेक्चर को देखना है। अगर इस टाइम आपका स्टडी करने को दिल नहीं कर रहा या आप इस टाइम फ्री नहीं हैं तो आप इस लेक्चर को स्किप कर दें, आप ना देखें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपने पूरा फोकस देना है इस लेक्चर पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने एक इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं एग्जांपल दे के समझाना चाहूँ तो जिस तरह आपका कंप्यूटर जो होता है उसका सीपीयू है ना, कि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, इसी तरह आपका ये जो लेक्चर है ना आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बगैर आपकी रेटिनोस्कोपी ज़ीरो है, इसके बगैर आपकी रेटिनोस्कोपी ज़ीरो है। सो अगर आपका पूरा फोकस इस टाइम है तो आप तब इस लेक्चर को पढ़ें, और अगर फोकस नहीं है तो काइंडली ज़रा फोकस करना है इस लेक्चर पे, तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं बिल्कुल इजी और सिंपल वे में करके समझाऊंगा, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो आपने थोड़ा सा बस फोकस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो इसको नोट डाउन भी साथ करना है, ताकि एक दो दफ़ा आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स जो है, सबसे पहले मैं ज़रा इसका मतलब आप लोगों को समझा लूँ, फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। रिफ्लेक्स होता क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स किस चीज़ का नाम है। ठीक है, अब मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया, रेटिनोस्कोप को ऑन किया। अब यहाँ पे आपको जो बीम ऑफ लाइट नज़र आ रही है ये दो किस्म की हो सकती है। एक तो अभी जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये प्लेन मिरर इफेक्ट इसको कहते हैं, और दूसरा ये जो थिन अभी होगी है ये बीम, इसको आप कनकेव मिरर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो अभी ये जो प्लेन मिरर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइट इस वाइट बोर्ड पे पड़ रही है, अगर मैं इसको आई के ऊपर डालता हूँ, अगर मैं इसको आई के ऊपर डालता हूँ, जब मैंने इसको आई के ऊपर डाला, ठीक है, अब ये जो लाइट निकल के आई के ऊपर गई तो इसको मैं कहूँगा स्ट्रीक। क्या कहूँगा? स्ट्रीक कहूँगा। ठीक है, इसको मैंने क्या दिया? स्ट्रीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अब ये जो लाइट गई, मैंने स्ट्रीक भेजी, कहाँ भेजी? मैंने आई में। मैंने कहाँ स्ट्रीक भेजी? मैंने आई पे भेजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्ट्रीक आई पे गई तो यहाँ से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे भी वापसी यहाँ आके मेरी आंख पे एक इमेज बनेगा, मेरी आंख पे एक इमेज बनेगा। जो मैंने लाइट भेजी थी वो जाएगी और जाके यहाँ पे रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके, जो लाइट मैंने इसके थ्रू भेजी थी, इस रेटिनोस्कोप के थ्रू जो मैंने लाइट भेजी, लाइट भेजने के बाद वो रेटिना पे गई, रेटिना पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होके आके वो एक इमेज बनाएगी मेरी आंख पे। सो वो जो इमेज बनेगा, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसको हम कहते हैं जी रिफ्लेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा अच्छे तरीके से आपने सुनना है। मैंने स्ट्रीक भेजी, स्ट्रीक क्या थी? जो रेटिनोस्कोप को ऑन किया, लाइट पेशेंट की आंख में गई, पेशेंट की आंख में जाने के बाद वो रेटिना पे गई, रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके, रिफ्लेक्ट बैक, वही स्ट्रीक जब रेटिना पे गई, रेटिना पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, जब वो रिफ्लेक्ट होगी उसी स्ट्रीक को आप कह देंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ऑफ द रेटिनोस्कोप, रिफ्लेक्स ऑफ द रेटिनोस्कोप। आई होप अब आपको रिफ्लेक्स का जो मतलब है वो पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्स किसको कहते हैं। अगर नहीं पता चला कोई बात नहीं, मैं साथ थोड़ी वीडियो भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि रिफ्लेक्स आप लोगों को नजर कैसा आता है। आपने आई के अंदर स्ट्रीक भेजी, स्ट्रीक भेजने के बाद वो रेटिना से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट बैक होके जो इमेज आपको मिली या जो वो लाइट आई, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं जी रिफ्लेक्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स क्या होते हैं, और इसी के बेस पे मुझे अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर और टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर पता चलता है। मुझे अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर और टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर पता चलता है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स को। यहां पे मैंने आप लोगों के सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जो रिफ्लेक्स है ये लिखे हैं। तो मुझे सबसे पहले जरा ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहते किसको हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड है ये आपका निकला है कैरेक्टर से, ये आपका निकला है कैरेक्टर से। अब मेरा कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, मेरा कैरेक्टर बुरा हो सकता है, जो मेरे कैरेक्टर में चीज़ें होंगी वो मेरी क्या कहलाएंगी? मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। ठीक है, मेरे कैरेक्टर में, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरा कैरेक्टर बुरा है, उसमें जो चीज़ें आती जाएंगी मेरे कैरेक्टर में, अच्छी चीज़ क्या क्या होगी वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। ओके, सो इस रिफ्लेक्स, अब जो रिफ्लेक्स आ रहा है, स्ट्रीक तो मैंने भेज दी,
अब स्ट्रीक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हमने जब भेजी वो प्लेन मिरर इफेक्ट थी, ठीक है, हमने जब उसको भेजा वो प्लेन मिरर इफेक्ट थी, वो कितने डिस्टेंस पे जा रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्ट्रीक की, जो लाइट आंख में हमने रेटिनोस्कोप के थ्रू भेजी। अब जो लाइट रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, स्ट्रीक जो है वो गई आंख के अंदर और रेटिना से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, तो उसकी भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी, उसका कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा। तो वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसको मैं कहता हूँ कि कहीं ऐसी जगह लिखे कि जहाँ आप बार बार इसको रिवाइज करें। आपने सिर्फ 3 से 4 दिन इसको रिवाइज कर लिया तो आपको रेटिनोस्कोपी लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलेगी। जो रिफ्लेक्स आ रहा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम जरा देखते हैं। सबसे पहले उसकी होगी जी डायरेक्शन एंड मूवमेंट। डायरेक्शन एंड मूवमेंट, अब मैंने लाइट भेजी आंख के अंदर, वो रिफ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है। मैंने अगर लाइट सीधी भेजी, अगर मैंने स्ट्रीक ऐसे भेजी है, तो क्या जो आई से वापस मुझे रिफ्लेक्स मिल रहा है वो भी क्या इसी पोजीशन में मिल रहा है? क्या उसकी जो वापसी वो आया क्या इसी डायरेक्शन में आया? कहीं वो इस डायरेक्शन में तो नहीं आ गया, उब्लीक तो नहीं हो गया? कहीं मैंने इस तरह भेजा, कहीं मुझे वो वर्टिकल तो नहीं मिला? मैंने हॉरिजॉन्टल भेजी थी स्ट्रीक, कहीं मुझे वर्टिकल तो नहीं मिलने लगी? क्या था उसका, यानी डायरेक्शन क्या थी? अब मूवमेंट की तरफ जरा बाद में आता हूं। सबसे पहले जरा ये देखो स्पीड, ये जो 3 लिखे हैं ना आगे, इनको देखो जरा। यहां पे मैंने जो भेजा, अब मैंने आपको पता है रेटिनोस्कोप को मूव करना है, रेटिनोस्कोप को मूव करना है, तो जो मैं रेटिनोस्कोप को मूव कर रहा हूं तो उसकी जो रिफ्लेक्स की स्पीड है वो क्या है? तेज है, आहिस्ता है, क्या है? यानी कि फास्ट मूव हो रही है, उसकी स्पीड फास्ट है, स्लो है, क्या है उस रिफ्लेक्स की स्पीड? उसकी इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब कि मैंने जो लाइट भेजी थी, फॉर एग्जांपल मैंने ब्राइट लाइट भेजी, मैंने ब्राइट जो स्ट्रीक थी वो भेजी, क्या मुझे उतनी ही ब्राइटनेस वापस मिल रही है? क्या जो रिफ्लेक्स आ रहा है वो उतना ही ब्राइट है या उससे कम ब्राइट है? क्या डल है, क्या ब्राइट है? किस तरह का रिफ्लेक्स मुझे वापस मिल रहा है? सो विड्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने जो स्ट्रीक भेजी थी उसकी विड्थ थी ये इतनी, अब जो मुझे रिफ्लेक्स मिल रहा है उसकी विड्थ है नैरो, उसकी विड्थ है नैरो, या इससे ज़्यादा मिल रही है या इससे कम मिल रही है, किस तरह की विड्थ मुझे मिल रही है? इन तीनों चीज़ों को मैंने अपने माइंड में, जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ रेटिनोस्कोपी, तो मैंने अपने माइंड में नोट डाउन करना है कि स्पीड मुझे स्लो मिल रही है, फास्ट मिल रही है, उसकी जो इंटेंसिटी क्या, जितनी इंटेंसिटी से मैंने लाइट भेजी है उसी इंटेंसिटी से मुझे रिफ्लेक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो विड्थ मैंने स्ट्रीक की भेजी थी, क्या उसी विड्थ के साथ मुझे रिफ्लेक्स वापसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसको जो है मैं इरेज करने लगा हूँ, इसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट करना है, लेकिन इसके बाद, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर आपको ये समझ आएगी तो फिर ये और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। सो मूवमेंट की तरफ अब आते हैं। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? मैंने स्ट्रीक भेजी, रिफ्लेक्स मुझे मिला, रिफ्लेक्स मिलने के बाद अगर मैं रेटिनोस्कोप को मूव कर रहा हूँ, रेटिनोस्कोप को मूव कर रहा हूँ, क्या रिफ्लेक्स भी मेरी स्ट्रीक के साथ मूव कर रहा है? यानी कि जहां मेरी स्ट्रीक मूव कर रही है उसी के साथ ही मेरा रिफ्लेक्स जो है वो मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? अब जो मूवमेंट है मैंने इसको डिस्कस करना है कि मुझे कितनी टाइप्स की मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। सो अब मूवमेंट की तरफ आते हैं। जब मैं स्ट्रीक आंख के अंदर भेजूंगा और जो मुझे रिफ्लेक्स मिलेगा, उस रिफ्लेक्स की 3 किस्म की मूवमेंट हो सकती है। कितने किस्म की हो सकती है जी? 3 किस्म की मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे मिल सकती है जी विद मूवमेंट, विद मूवमेंट मिल सकती है कि जहां पे मैंने स्ट्रीक को लेके गया वहीं पे मेरा रिफ्लेक्स चला गया। पहली मूवमेंट मुझे ये मिल सकती है। दूसरी मूवमेंट मुझे ये मिल सकती है कि अगेंस्ट मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट मिल सकती है जी? अगेंस्ट मूवमेंट मिल सकती है। अब तीसरी किस्म की कौन सी मूवमेंट मिल सकती है? तीसरी किस्म की मुझे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं मिल रही मुझे, ठीक है। मैंने स्ट्रीक को मूव कर रहा हूं लेकिन मुझे रिफ्लेक्स की मूवमेंट ही नहीं मिल रही। मैंने स्ट्रीक भेजी आंख के अंदर स्ट्रीक भेजने के बाद अब जो रिफ्लेक्स मुझे मिला, जो रिफ्लेक्स मुझे नजर आया, वो 3 किस्म की मूवमेंट शो कर सकता है। कितने किस्म की? 3 टाइप्स की मूवमेंट शो करेगा। सबसे पहले नहीं, इस चीज को ये कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना कि सबसे पहले वो शो करेगा। या तो वो विद मूवमेंट शो करेगा, या वो अगेंस्ट, या वो नो मूवमेंट शो करेगा। कौन कौन सी मूवमेंट शो कर सकता है? या विद मूवमेंट शो कर सकता है, या आपकी अगेंस्ट मूवमेंट शो कर सकता है, या नो मूवमेंट शो कर सकता है। अब पॉइंट ये है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है
कि कब, मुझे ये भी तो पता हो ना कि कब विद मूवमेंट शो करेगा, कब अगेंस्ट मूवमेंट शो करेगा और कब नो मूवमेंट शो करेगा। जब मुझे ये पता होगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है। और अगर मेरी जो आपकी प्रैक्टिस जब आप हमारी ज़्यादा हो जाती है तो हमें ग्लो देखते ही, जो रिफ्लेक्स का ग्लो हमें मिलता है ना, हमें वो देख के भी पता चल जाता है कि इसका अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर कितना होगा। टाइप तो चलो नज़र आ गई, उसका हमें ये भी पता चल जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ कि उसका अमाउंट कितनी होगी, यानी उसको कितने डायोप्टर का जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी विद मूवमेंट कब मिलेगी, अगेंस्ट मूवमेंट कब मिलेगी, नो मूवमेंट कब मिलेगी। और विद मूवमेंट मिल रही है तो क्यों मिल रही है, विद मूवमेंट मिल रही है तो क्यों मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि विद मूवमेंट और ये मूवमेंट बाकी जो मूवमेंट्स मैंने लिखी हैं कब मिलेंगी, तो मेरे लिए तो फिर कोई मसला ही नहीं रहा, तो मुझे तो रेटिनोस्कोपी करने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी। अब ये मैं आपको बताता हूं कि विद मूवमेंट कब मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि विद मूवमेंट जो है ये कब मिलेगी। 3 कंडीशन नोट कर लें आप, 3 कंडीशन। सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है, सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है वो आपकी है ईमेट्रोपिया। ईमेट्रोपिया, अब ईमेट्रोपिया क्या होता है? ईमेट्रोपिया एक ऐसा बंदा जिसको ऐनक के बगैर 6/6 नजर आता है, वो बंदा ईमेट्रोपिक कहलाता है। ईमेट्रोपिया में आपको विद मूवमेंट मिलेगी, यानी कि मैंने स्ट्रीक भेजी, मुझे जो रिफ्लेक्स मिला, मैं अगर स्ट्रीक को इधर मूव कर रहा हूं तो मेरा जो रिफ्लेक्स है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी डायरेक्शन में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? डायरेक्शन। सबसे पहले हमने डायरेक्शन डिस्कस की, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सो डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब मैंने यहाँ पे विद मूवमेंट देखा कि ईमेट्रोपिया जो पेशेंट है उसमें मुझे विद मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है आपकी हाइपरमेट्रोपिया। आपकी हाइपरमेट्रोपिया, इसमें भी आपको विद मूवमेंट मिलेगी, इसमें भी आपको विद मूवमेंट मिलेगी। तीसरी कंडीशन आपकी है मायोपिया। मायोपिया में भी आपको विद मूवमेंट मिलेगी, लेकिन कौन सा मायोपिया? मायोपिया आपका होगा अगर लेस देन वर्किंग लेंस। हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि वर्किंग लेंस और वर्किंग डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। आपका मायोपिया अगर लेस देन वर्किंग लेंस होगा तब भी आपको विद मूवमेंट मिलेगी। अगेंस्ट मूवमेंट आपको मिलेगी। आपका मायोपिया अगर होगा, आपका मायोपिया अगर होता है जी ग्रेटर देन वर्किंग लेंस, आपका जो वर्किंग लेंस है अगर मायोपिया आपका उससे ज़्यादा होगा तो आपको अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी। आपको कौन सी मूवमेंट मिलेगी? अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी। और नो मूवमेंट कब मिलेगी? अगर आपका मायोपिया जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वर्किंग लेंस के। किसके इक्वल होगा? वर्किंग लेंस के। जल्दी से एक दफ़ा इसको आप नोट डाउन कर लें और एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि मूवमेंट कब और किस रिफ्रैक्टिव एरर में कौन सी मूवमेंट मिलेगी। विद मूवमेंट आपको मिलेगी 3 कंडीशन में। कितनी कंडीशन में मिलेगी विद मूवमेंट? 3 कंडीशन में मिलेगी। ईमेट्रोपिक पेशेंट अगर आपका होता है कि जिसको ऐनक नहीं लगती, उसको हम ईमेट्रोपिक कहते हैं, उसमें आपको विद मूवमेंट मिल सकती है। दूसरा आपका जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है उसमें आपको विद मूवमेंट मिलेगी। और मायोपिक पेशेंट लेस देन वर्किंग लेंस, अगर उसको मायोपिया है लेस देन वर्किंग लेंस, जो आपने वर्किंग लेंस यूज किया है अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग डिस्टेंस, आपने जो वर्किंग लेंस यूज किया है अगर उससे कम का उसको मायोपिया होगा तब भी आपको विद मूवमेंट मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जी अगेंस्ट मूवमेंट कब मिलेगी? ओनली 1 कंडीशन। अगेंस्ट मूवमेंट ओनली 1 कंडीशन में मिलेगी और वो कब मिलेगी आपको? वो मिलेगी जी मायोपिया अगर आपका होगा ग्रेटर देन वर्किंग लेंस। किससे ज्यादा होगा? जो आपने वर्किंग लेंस यूज किया है उससे ज्यादा का मायोपिया होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी अगेंस्ट मूवमेंट। ओके, सो नो मूवमेंट लास्ट जो कंडीशन बचती है, नो मूवमेंट कब मिलेगी? अगर आपका मायोपिया इज इक्वल टू, अगर मैंने प्लस 1.5 डायोप्टर का वर्किंग लेंस यूज किया है, अगर उसके इक्वल मेरा मायोपिया होगा तो मुझे नो मूवमेंट, मुझे कोई मूवमेंट शो नहीं होगी। जो रिफ्लेक्स आएगा वापसी, मैं स्ट्रीक मूव भी करता रहूं, मैं इधर मूव करूं उधर मूव करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई मूवमेंट ही नजर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है वो इक्वल टू वर्किंग लेंस है, इक्वल टू वर्किंग लेंस है। सम टाइम आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें रिफ्लेक्स ही मिल नहीं रहा, या रिफ्लेक्स हम देख रहे हैं हमें मूवमेंट शो नहीं हो रही, विद मूवमेंट कहाँ जा रही है हमें आ ही नहीं रही। वो आपने फौरी माइंड में लाना है कि वो नो मूवमेंट है। नो मूवमेंट कब है? जब आपका मायोपिया इज इक्वल टू वर्किंग लेंस होता है। यहाँ तक आप लोगों ने एक दफ़ा नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई चीज़
स्किप हुई है, कोई चीज़ नहीं आपको समझ आई, आप जो लेक्चर है इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करके यहाँ तक देखें। फिर नेक्स्ट जो अभी मैं बताने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि विद मूवमेंट इमेट्रोपिया में विद मूवमेंट क्यों मिलती है, हाइपरमेट्रोपिया में विद मूवमेंट क्यों मिलती है। आपने आज से पहले रेटिनोस्कोपी बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अगर विद मूवमेंट मिल रही है इमेट्रोपिया में तो क्यों मिल रही है, हाइपरमेट्रोपिया में मिल रही है तो क्यों मिल रही है, अगर मायोपिया में मिल रही है तो क्यों मिल रही है, अगर मायोपिया आपका लेस देन वर्किंग लेंस होगा तो उसमें विद मूवमेंट क्यों मिल रही है। आपको इस चीज़ का किसी ने नहीं बताया होगा। अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ समझाने जा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने फार पॉइंट वाला लेक्चर देखा होगा उनके लिए ये चीज़ समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखा वो एक दफ़ा उसको देख आएँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इजी वे में आपको समझाऊं। सबसे पहले ज़रा इमेट्रोपिक आई को डिस्कस करते हैं। हमारा जो फार पॉइंट है जी इमेट्रोपिक आई का, हमारा जो फार पॉइंट है इमेट्रोपिक आई का वो कहाँ पे होता है, वो होता है जी हमारा इन्फिनिटी पे, हमारा इन्फिनिटी पे होता है। ओके, हमारा फार पॉइंट कहाँ पे होता है, हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पे। हमारा फार पॉइंट जो है वो इमेट्रोपिक आई का कहाँ पे होता है जी, वो इन्फिनिटी पे होता है। सो जब स्ट्रीक हम भेजते हैं, हमने लाइट स्ट्रीक भेजी, अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी। कौन सी लाइट होंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। अब हम तो इन्फिनिटी पे नहीं है, हम तो इन्फिनिटी पे नहीं बैठे, हम तो यहाँ कहीं बीच में बैठ के रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो उसका फार पॉइंट है वो बिहाइंड द एग्जामिनर है। यानी कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ मेरा पेशेंट है, ठीक है, यहाँ मेरा पेशेंट है और यहाँ पे यानी कि एक 67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम दोनों बैठे हैं। अब उसका जो फार पॉइंट है वो कहीं पीछे है, वो कहीं 6 मीटर, कहीं इन्फिनिटी पे है, मेरे पीछे है। सो अगर वो पीछे है मेरे, तो मुझे क्या मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे, मुझे मूवमेंट मिलेगी विद मूवमेंट। मुझे कौन सी मूवमेंट मिलेगी, विद मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये होता है कि जो आपकी जो रेज निकलती हैं, जो आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, आपकी डाइवर्जिंग रेज आती हैं, ठीक है। जब डाइवर्जिंग आपकी रेज आती हैं और उसका जो फार पॉइंट है वो भी बिहाइंड द इन्फिनिटी होता है, उसका फार पॉइंट जो हाइपरमेट्रोपिया में है वो बिहाइंड द इन्फिनिटी है। अब जब बिहाइंड द इन्फिनिटी है और रेज भी उसकी डाइवर्जिंग आ रही हैं तो यहाँ पे भी हमें विद मूवमेंट मिलती है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी हमें विद मूवमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है, उसका जो फार पॉइंट है वो बिहाइंड द इन्फिनिटी है। यानी कि मैं यहाँ पे था, इन्फिनिटी मेरे पीछे है, अब इन्फिनिटी से भी पीछे कहीं जाके उसका फार पॉइंट बन रहा है, इन्फिनिटी से भी कहीं पीछे जाके उसका फार पॉइंट बन रहा है। सो हाइपरमेट्रोपिया में भी हमें विद मूवमेंट इसलिए मिलती है, एक तो उसकी रेज डाइवर्जिंग होती है और दूसरा उसका जो फार पॉइंट है वो बिहाइंड द इन्फिनिटी होता है। कहाँ पे होता है जी, बिहाइंड द इन्फिनिटी होता है। इमेट्रोपिया का इन्फिनिटी पे और उसका बिहाइंड द इन्फिनिटी। अब तीसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि हमें विद मूवमेंट कब मिलेगी, हमें विद मूवमेंट मिलेगी अगर हमारा मायोपिया होगा कि लेस देन, किससे होगा जी, हमारा मायोपिया लेस देन होगा वर्किंग लेंस से। अगर मेरे पेशेंट का मायोपिया लेस देन वर्किंग लेंस होगा, अगर मेरे पेशेंट का मायोपिया लेस देन वर्किंग लेंस होगा तो उसका जो फार पॉइंट है वो बिहाइंड दी उसकी होगा एग्जामिनर के। यानी कि यहाँ मैं बैठा हूँ तो यहाँ कहीं उसका फार पॉइंट होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से आगे और मेरे थोड़ा सा कहीं पीछे उसका फार पॉइंट लाई कर रहा होगा। इसीलिए जो मुझे है वो कौन सी मूवमेंट मिलेगी, अगर फार पॉइंट एग्जामिनर के बिहाइंड होगा विद मूवमेंट मिलेगी। जस्ट सिंपल इतना सा आपने याद रखना है। अगर जो आपका फार पॉइंट है वो बिहाइंड द एग्जामिनर है तो आपको विद मूवमेंट मिलेगी। कौन सी मूवमेंट मिलेगी, विद मूवमेंट मिलेगी। सो इस केस में कि जब उसका मायोपिया लेस देन वर्किंग लेंस है तो उसका जो फार पॉइंट है वो बिहाइंड द एग्जामिनर, यहाँ कहीं उसका फार पॉइंट जो है, उसका फार पॉइंट यहाँ कहीं जो है वो लाई करेगा। तो इस वजह से हमें मायोपिया जो होता है, जो लेस देन वर्किंग लेंस होता है, उसमें हमें विद मूवमेंट मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी नो मूवमेंट। नो मूवमेंट कब मिलेगी, नो मूवमेंट कब मिलेगी, नो मूवमेंट एग्जामिनर को तब मिलेगी जब मायोपिया हमारा का, हमने क्या पढ़ा था, अगर मायोपिया हमारा, अगर मेरा मायोपिया इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वर्किंग लेंस के अगर इक्वल होगा तो मुझे नो मूवमेंट मिलेगी। अब नो मूवमेंट कब मिलती है जी, नो मूवमेंट आपकी मिलती है जब आपका फार पॉइंट जो आपका एग्जामिनर है उसके फार पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए, उसके फार पॉइंट से कोइंसाइड का क्या मतलब है। अब जो पेशेंट का प्यूपली प्लेन है, यहाँ से जो रेज निकल के आ रही हैं यहाँ से, अच्छा मायोपिया में एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपके जो इमेट्रोपिक था उसमें पैरेलल रेज आ रही थी, आपका जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं और इसमें जो रेज आती हैं वो थोड़ी कन्वर्जिंग होती हैं।
ठीक है, मायोपी के केस में कन्वर्जिंग रेज आती हैं। सो इसके प्यूपिलरी प्लेन से जो रेज आएंगी वो आने के बाद जो आपका एग्जामिनर है, जो यहाँ बैठा है, जो आपका एग्जामिनर है, उसके प्यूपिलरी प्लेन के साथ उसका जो फार पॉइंट है वो कोइंसाइड, यानी कि उसके प्यूपिलरी प्लेन से रेज निकल के आ रही हैं और मेरे प्यूपिलरी प्लेन पे उसका फार पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अगर उसका फार पॉइंट मेरे प्यूपिलरी प्लेन पे पड़ा हुआ है तो जो मुझे मूवमेंट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? वो नो मूवमेंट मिलेगी, वो नो मूवमेंट मिलेगी। ठीक, अब मुझे अगेंस्ट मूवमेंट कब मिलेगी? मुझे अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी अगर जो पेशेंट है उसका फार पॉइंट बिटवीन द एग्जामिनर और दी जो पेशेंट आई है उसके बीच में लाया करेगा, उसका जो फार पॉइंट है बीच में लाया करेगा। और वो कब लाया करता है? जब उसका मायोपिया ग्रेटर देन वर्किंग लेंस होता है, अब यहाँ पे उसका फार पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, उसका जो फार पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आपका एग्जामिनर है। ठीक है, और ये उसका प्यूपिलरी प्लेन से निकल के उसका कहीं फार पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। अगर उसका फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर होगा, इन फ्रंट यानी कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मेरा पेशेंट और मैं यहाँ पे हूँ, अगर उसका फार पॉइंट यहाँ कहीं बीच में, हम दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो मुझे अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी। मैंने स्ट्रीक को इधर किया, जो मुझे रिफ्लेक्स नजर आ रहा था वो इधर चला जाएगा, यानी कि मैंने ऐसे किया रिफ्लेक्स इधर को जा रहा है, मैंने ऐसे किया रिफ्लेक्स इधर को जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट मूवमेंट, दोनों की मूवमेंट मैच नहीं हो रही, दोनों की डायरेक्शन मैच नहीं हो रही। आई होप आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि जो मूवमेंट आप लोगों को मिलती है वो कैसे मिलती है और किस केस में कौन सी मूवमेंट मिलती है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लंबा हो गया। सो इसका जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो आप लोगों का, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर आपको सब ये बता देते हैं विद मूवमेंट मिल रही है, अगेंस्ट मिल रही है, भाई मिल क्यों रही है ये तो बताओ। अगर उसको मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि इसलिए मिल रही है कि उसका फार पॉइंट पीछे है, और फार पॉइंट को मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डिस्कस इस वजह से आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि उसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ उसको फार पॉइंट को जाके देख लो। जब फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को तो ये और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक फार पॉइंट वाला लेक्चर और एक ये लेक्चर आपने अगर अच्छे से सीख लिया, योर रेटिनोस्कोपी, आप जैसी मैं कहता हूँ रेटिनोस्कोपी कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। आपका कॉन्सेप्ट जो है जो डेवलप हो गया तो उस जैसा किसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स क्या है। हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस की जी उसकी जो मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन और मूवमेंट क्या होती है। फिर हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि विड्थ कैसी मिलेगी। वो जो 3 चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब उसके जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो डायरेक्शन और मूवमेंट है, अब मुझे मूवमेंट कितनी किस्म की मिलती है। मैंने ये डिस्कस किया कि मुझे मूवमेंट 3 किस्म की मिलती है। कौन कौन सी मूवमेंट मिल सकती है? विद मूवमेंट, अगेंस्ट मूवमेंट, नो मूवमेंट। विद मूवमेंट कब कब मिलेगी? जब मेरा हाइपरमेट्रोपिया होगा, जब मेरा इमेट्रोपिया होगा और जब मेरा मायोपिया होगा लेकिन लेस देन वर्किंग लेंस होगा। ठीक है, तब मुझे विद मूवमेंट मिलेगी। नो मूवमेंट कब मिलेगी? नो मूवमेंट मुझे तब मिलेगी जब मेरा मायोपिया इज इक्वल टू वर्किंग लेंस होगा, जब मेरा मायोपिया इज इक्वल टू वर्किंग लेंस होगा। और मुझे अगेंस्ट मूवमेंट कब मिलेगी? जब मेरा मायोपिया ग्रेटर देन वर्किंग लेंस होगा। लास्ट में एक और बात बताता चलूँ आप लोगों को, मेरे ज़हन से ज़रा स्किप हो गई थी। ये जितनी मैंने बात की है, ये जितनी मैंने मूवमेंट्स की बात की है, ये मैंने बात की है जी प्लेन मिरर सेटिंग की। जब आपकी रेटिनोस्कोप की प्लेन मिरर सेटिंग ऑन होती है, जब आपकी रेटिनोस्कोप की प्लेन मिरर, कौन सी? प्लेन मिरर सेटिंग, जब आपकी रेटिनोस्कोप की प्लेन मिरर सेटिंग ऑन होती है तो तब ये मूवमेंट आपकी जो है इसमें लाई करेंगी। अगर कनकेव मिरर होगा तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, सारा ऑपोजिट हो जाएगा। ये बात अभी हमने की है सारी प्लेन मिरर के केस में। जब मैं प्लेन मिरर मेरी स्ट्रीक जा रही है तो जो मुझे रिफ्लेक्स मिलेगा उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आएंगी। सो जो बाकी जो चीज़ बच गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो प्लीज़ आस्क, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो और ज़्यादा पॉलिश हो जाता है। आधा आपका जो इल्म होता है वो आपके सवाल में होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपका हाफ जो आपका नॉलेज है उसमें होता है। सो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली उसको पूछ लें, वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा, इंशाल्लाह वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।